I am Manya Gupta and I welcome you all to the first episode of Serendipity Talks. It is a podcast started by the Horizon family. In this podcast, we aim to invite guests over and then talk to them regarding some matters which may be important to college students and some other important matters related to the fields of politics, technology, and other aspects of life. So, this is our first episode, and in this episode, we are going to focus on the topic of college life. For that, we have invited the Vice President of Horizon Society, Mr. Anurag Thapliyal, and he will be sharing with us his experiences and tips regarding the college life, especially that of an engineering student. With that, I would like to request Anurag to introduce himself. Hi Manya. Hi, Hi to Anurag. all the fellow audience. I am Anurag Thapliyal. I am the Vice President of Horizon, that is the debating society of Bharati Vidyapeeth College of Engineering. Along with that, I am also the CND executive at CodeChef, that is another society of our college. I was born and raised in Delhi. After that, I chose to pursue engineering from Delhi itself, and I am currently in my third year of engineering in CSC department with minor specialization in data science. Thank you, Anurag, for the introduction. Now, with that, I would like to start off the conversation with our first question. Why did you choose engineering? Actually, the question in itself is very intriguing, and इंजीनियरिंग क्यों ली उसके पीछे थोड़ा रीज़न ब्रॉड है, क्योंकि इंजीनियरिंग मेरी पहली चॉइस नहीं थी। मेरा फोकस मेडिकल पे था। मैंने मेडिकल विद मैथ्स ली थी 11th एंड 12th में, और मैं चाहता था, Okay. आई एस्पायर टू बी अ डॉक्टर, पर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मेडिकल क्लियर नहीं हुआ। और क्योंकि मैथ्स भी ली थी और इंजीनियरिंग के लिए भी प्रिपेयर किया था, तो जेई मैंने निकाल लिया था। और फिर पेरेंट्स वगैरह से, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स ने कंसल्ट किया कि आप इंजीनियरिंग परस्यू करें, क्योंकि उसमें भी काफ़ी स्कोप है, और मुझे सीएससी मिल रही थी दिल्ली में रहते रहते। तो उसके लिए फिर मुझे बोला गया, तो मैंने उसमें ही फिर एनरोल किया। लेकिन इंजीनियरिंग भी काफ़ी अच्छी चल रही है अभी के हिसाब से तो। We can see that, and that is why you are our guest. So, why did you choose Vidyapeeth? Okay, so the primary reason was that I had heard from some of my seniors at school that, BVCOA is a well reputed college in the IP university, और बीटेक के लिए काफ़ी रेकमेंड किया जाता है। उसके अलावा काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जो कॉलेज सिलेक्ट करते हुए ध्यान में हुए थे। पेरेंट्स वगैरह ने देखा, काफ़ी सर्चिंग करी, कोरा पे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हमने कि आईपी में कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कंपैरिजंस करें उनके अलग अलग ब्रांचेस के, अलग अलग स्पेशलाइजेशन, फिर फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका कैंटीन, उनका प्लेग्राउंड, उनकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उन सबको कंपेयर किया, उसके हिसाब से उनको रेट करा, फिर फाइनली हम कंक्लूजन पे पहुंचे। तो बीवीसीओई का मेनली मेरे ख्याल से 2-3 रीजंस हैं। सबसे पहला ये कि मेरे घर से काफ़ी एक्सेसिबल था ये, तो ईज़ थी उसमें। दूसरा, जो वो है कॉम्यूट, वो ईज़ी था, क्योंकि बीवीसीओई के एकदम सामने हमारा पश्चिम विहार का मेट्रो स्टेशन है, पश्चिम विहार ईस्ट का। Yeah, और इससे yeah. क्लोज मेट्रो स्टेशन मैंने आज तक किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के सामने नहीं देखा है। तो ये हाँ, ये सबसे तो बड़ा सच है। एडवांटेज है मेरे लिए। और सबके लिए है। एग्जैक्टली। और तीसरा, मैंने कई जगह पर पढ़ा कि बीवीसीओई में काफ़ी सारा एक सोसाइटी का कल्चर है, काफ़ी बड़े लेवल पर। तो और वो मैंने एक्सपीरियंस भी करा जब हम कॉलेज में आए फर्स्ट ईयर में, क्योंकि इनिशियल सेमेस्टर्स जो थे वो तो लॉकडाउन के बाद का जो टाइम था उसमें गया, तो ऑनलाइन ही था। लेकिन उसके बाद फिर जब स्टार्ट हुआ फिर से, तो मैंने एक्सप्लोर करना शुरू करा, इतनी सारी सोसाइटीज़ थी यहाँ पर। तो एक जैसे कहते हैं ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, उसमें ये काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सोसाइटी कल्चर और एक्सेसिबिलिटी और
बाकी फैकल्टी वगैरह भी ठीक है यहाँ पे। तो मतलब मेन ये था कि एनवायरनमेंट अच्छा था और कोई भी ऐसी खतरे वाली बात नहीं थी, तो इसलिए इसी को ही चूज करा। आई रियली अग्री विद यू। मैंने भी जब एडमिशन करने वाली थी, मैंने इतने सारे कोरा क्वेश्चंस देखे थे। एंड एज यू मेंशन, यहाँ की फैसिलिटी सच्ची में बहुत अच्छी है। लाइक यहाँ पे आपको वाईफाई मिलता है और कॉलेज में हर रूम में एसी है। हम्म। सो दैट इज समथिंग दैट नॉट मैनी अदर आईपीयू कॉलेजेस प्रोवाइड। जैसे कि हम अभी गए भी हैं एंडसेम एग्जाम्स के लिए दूसरे कॉलेजेस में, सो आई हैव सीन द फैसिलिटीज एंड आई थिंक हमारा कॉलेज बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, स्पेशली फॉर द एक्सेसिबिलिटी। लाइक मेट्रो स्टेशन सच्ची में बहुत ज़्यादा बढ़िया जगह बना हुआ है। और तो ये कुछ चीजें ना तभी रियलाइज होती है जब मतलब कई दूसरे कॉलेजेस में हम जाते हैं और वहां पे मेट्रो से हाँ। उतर के मतलब 15-15 20-20 मिनट आपको ठंड में रिक्शा करके जाना है, हवा लग रही है, पेपर आपको उसके लिए पढ़ना है और उसमें भी आपको लेट हो रहा हाँ। है। तो वो चीजें तभी समझ में आती हैं, जो इम्पोर्टेंस होती है ना। Yes, that is very true. Location भारतीय विद्यापीठ की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज है, नॉट टू मेंशन उसकी रेपुटेशन। और वहाँ पे जो है, हम्म। आपने कल्चर मेंशन करा, कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारे कॉलेज का। सो ये तो भारतीय विद्यापीठ तो है अच्छा बहुत कॉलेज, बट आपने जैसे एडमिशन के वक्त पे बाकी कॉलेजेस कंसिडर करे, सो अकॉर्डिंग टू यू कौन से आईपी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस अच्छे हैं जो बाकी बच्चे कंसिडर कर सकते हैं? आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस जो हैं, मतलब किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज को हम उसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट्स और फैकल्टी वगैरह से ही उसको रैंक करते हैं। मैंने जो कई जगह पर देखा और एनालिसिस वगैरह करा भी था, उसके बाद फिर इसी रिजल्ट पे मैं पहुंचा कि आईपी में मेन जो 3-4 कॉलेजेस हैं, उनमें सबसे पहले आता है यूएसआईटी जो द्वारका में है। सेकंड नंबर पे फिर हमारा महाराजा अग्रसेन आता है। कुछ लोग कहते हैं कि सेकंड पर हमारा कॉलेज जो है बीवीसीओई वो भी टाई करता है। कुछ लोग कहते हैं कि थर्ड पर ही भारतीय विद्यापीठ आता है इस रैंकिंग में। तो ये दो दो अलग अलग कैटेगरीज हैं। पर मैं यही कहूँगा कि आईपी यूनिवर्सिटी में अच्छे जो कॉलेजेस हैं उनमें एक हमारा कॉलेज है भारतीय विद्यापीठ। और अगर आपके पास ऑप्शन है यहाँ का, तो आप प्लीज़ यहाँ पर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी जगह पर इनटेक जो है अगर वो कम है, तो फिर प्लेसमेंट भी फिर उस कॉलेज की डिसेंट हो जाती है। कई कॉलेजेस में आजकल क्या हो रहा है, जो अच्छे कॉलेजेस उन्होंने भी अपनी ना इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। तो इनटेक आपने इतनी ज़्यादा रखी हुई है, लेकिन कंपनीज आपकी उतनी ही लिमिटेड आ रही हैं। तो उसमें फिर क्या होता है, कई हाँ। बच्चे फिर रहने लग जाते हैं प्लेसमेंट के टाइम पर। तो वो एक चीज़ कंसिस्टेंटली हमारा कॉलेज मेंटेन कर रहा है, इनटेक को हम बढ़ा नहीं रहे हैं। जितना आज से 7-8 साल पहले हम बच्चे लेते थे, उतने ही आज भी ले रहे हैं। और प्लेसमेंट के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया है। इस बार भी मेरे ख्याल से ईवाई हमारे कॉलेज में आया है, इन्फोसिस, एक्सेंचर तो और जीएस तो मतलब हर साल आता ही है। ईवाई आया है, अमेज़न आया है इस बार। तो काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज भी आई हैं इस बार कॉलेज में। यस, दैट इज ट्रू। और जैसे रिसेशन वगैरह चल रहा था, तो आई थिंक हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट सब भी काफ़ी अच्छी हुई हैं इस मैटर में। हुँ। Okay, so that was for those audience who are like looking for admission in BTech colleges. You can easily find the rankings and all the information regarding these things on the internet. And as Anurag said कि कुछ colleges तो अच्छे हैं, like USICT, MAIT, MSIT, BVCOE. These are like the consistent top colleges which are in IPU. Okay, so with that, I would like to move on to the next question. आपने जैसे मेंशन करा कि यहाँ की सोसाइटी लाइफ बहुत अच्छी है, यहाँ पे आपको अच्छी होलिस्टिक डेवलपमेंट मिलती है। सो आप किस तरीके से सोसाइटी की इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब करोगे कॉलेज स्टूडेंट्स की लाइफ में? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटीज़ में एनरोल होने से सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखने को मिलती है वो है आपकी मैनेजरियल स्किल्स। आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि एक्चुअल में जब आप मतलब कॉलेज से ग्रेजुएट होते हो और फिर आप जॉब करते हो या कोई अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हो, आप एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पर, तो किसी भी वेंचर में आपको किसी भी एवेन्यू में आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है सीखना कि आपको काम किस तरह से करना है और दूसरा किस तरह से काम करवाना है।
और एक जो फ्लो होता है ना वर्क कल्चर का, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको कॉलेज के ही अंदर मिल जाती है अगर आप सोसाइटीज में एनरोल होते हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड सोसाइटी हो, टेक सोसाइटी हो, नॉन टेक सोसाइटी हो, म्यूजिक सोसाइटी हो, डांस सोसाइटी हो, कुछ भी हो। उसकी जो एक होता है सोसाइटी के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, वो तो हर कोई करता है। दूसरा होता है सोसाइटी को प्रॉपर एक तरह से उसके मैनेजिंग में उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको लेना, और सोसाइटी की वर्किंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसमें पार्ट लेना। वो मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल चीज़ है, और उसको हम सभी को सीखना ही चाहिए, क्योंकि आगे जा कर के हमें बहुत काम आता है। इनफैक्ट अगर बीटेक के बाद आप यहाँ से आगे जीआरई गेट वगैरह या इवन एमबीए की प्रिपरेशन अगर आप करते हैं, और यूपीएससी की भी अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है कि आपको एक तरह से काम करवाने का एक्सपीरियंस है, और जो आपकी पीओआरस होते हैं, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी बहुत मैटर करते हैं इन इन टर्म्स में। तो उसके लिए सोसाइटी में एनरोल करना बहुत ज़रूरी है। यस, आई कुडंट अग्री मोर। आई थिंक सोसाइटीज जो हैं वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हम्म। आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस। मैं खुद एक इंट्रोवर्टेड इंसान हूँ, तो सोसाइटीज़ में आके एक्चुअली में लोगों से कम्युनिकेट करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, आई थिंक उसके लिए आपको लोगों से बात करनी ही पड़ती है। यू हैव टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड द मैनेजरियल स्किल्स वी गेट आर invaluable. So, how did you start in Horizon? What position did you have when you first joined Horizon? Actually, the story with Horizon is not, one of those bed of roses type of thing. हमने जब Horizon एक तरह से start कर लो, आप कहो, या क्योंकि क्या हुआ कि लॉकडाउन के बाद से सोसाइटीज जो थी उनमें काफी, मतलब जो सीनियर्स थे वो पास आउट हो गए थे, और नए वाले जो बैचेस थे उनको वो इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाए थे उनके साथ में। तो इसलिए वो थोड़ा सा डिसएडवांटेजियस हो गया था। पर टेक सोसाइटीज में तो क्या होता है कि जो स्किल्स होती हैं वो किसी ना किसी को आती हैं, और वो जो टीचर्स उनके हाथ में ही रहता है, तो वो उसको किसी ना किसी तरह से कंटिन्यू रख पाते हैं। लेकिन नॉन टेक सोसाइटीज में इशू ये हो जाता है कि आपने जैसे एक काम करा और उसके बाद आप पास आउट हो गए, तो आप वो फ्लो जो था, जो आपने डिसाइड कर रखी थी चीज़ें, उनको आप पास ऑन नहीं कर पाते। तो होराइजन के साथ भी यही हुआ, क्योंकि लॉकडाउन से पहले हम काफ़ी अच्छे लेवल पर थे। हम पूरे आईपीयू में हम एमयूएंस डिबेट्स इवेंट्स जो थे वो ऑर्गेनाइज करवाया करते थे। और उससे उसके बाद अब आकर के सोसाइटी का ना जो लेवल था वो काफ़ी, मैं कहूँगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसका काफ़ी डिटीरियोरेट हो गया था। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको करना शुरू करा, सोसाइटी को रजिस्टर करवाया कॉलेज वेबसाइट पर, सबसे बेसिक चीज़। और फैकल्टीज से बात करी। सोसाइटी वाज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग क्लोज्ड, बीइंग शट डाउन। उसके लिए हमने टीचर्स को कन्विंस किया, प्रिंसिपल सर को कन्विंस किया, उनको कहा कि नहीं, डिबेटिंग जो है, स्पीकिंग स्किल्स जो है, हमारी सॉफ्ट स्किल्स जो है, वो बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है। दे कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी पिवटल रोल इन द Yes. ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो उसके लिए हमने अवेयरनेस फैलाई। फिर हमने अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करा, टीम नई बनाई हमने। और मैं आई वाज चोजन एज द वाइस प्रेसिडेंट, और मेरे साथ में वी हैड जनरल सेक्रेटरीज एंड प्रेसिडेंट्स एज वेल। फिर सबसे पहले उसका इंटरव्यू प्रोसेस हमने शुरू किया सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रेशंस का। हमने एग्जीक्यूटिव टीम्स अपनी फॉर्म करी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो थे। फिर उसकी पब्लिसिटी कर रही हमने बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ लो कि 20-30 ग्रुप्स में हम डेली ये कहते थे कि हम डिबेटिंग सोसाइटी जो है, वी आर होराइजन, एंड क्या ज़रूरत है एक डिबेटिंग सोसाइटी की कॉलेज में। उसकी अवेयरनेस फैलाना, इंस्टाग्राम पर चैनल को एक्टिव रखना, नई नई पोस्ट जो है उनको क्रिएट करना। तो ये सब चीज़ें थी जो हमने स्टार्ट करी। और अब मुझे, मतलब पर्सनली काफ़ी सेटिस्फैक्शन होता है देख के, सेटिस्फैक्शन तो नहीं अभी के लिए, बट आई एम रियली वेरी हैप्पी कि हमने जितना भी हार्ड वर्क करा और उसका जो भी हम कंटिन्यूअसली हमारे एफर्ट्स जो थे, वो दे आर फाइनली बेयरिंग देयर फ्रूट, और होराइजन इज नाउ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव सोसाइटीज एंड वन ऑफ द मोस्ट वेल वेल नोन सोसाइटीज ऑफ आवर कॉलेज।
I would really like to congratulate for you that, like, seriously, this whole story is inspiring because I understand कि एक almost shut down society को फिर से खड़ा करना और उसको active बनाना और उसको ऐसी heights पे लेके जाना है जिस heights पे आप और आपकी पूरी core team लेके गई है, that is definitely not easy. क्योंकि इट्स लाइक इट्स नॉट इवन अ वन मैन ऑपरेशन, सो ऐसे लोगों को फाइंड करना जो आपके साथ मिलके ये सारा काम करे और अच्छे से करे, और एक ऐसी टीम को ही ढूंढना बहुत बड़ा काम हो जाता है, फिर उनके साथ मिलके लगे रहना, स्पेशली इन दिस कॉलेज लाइफ जो इतनी डिमांडिंग होती है कि आपके पास आपके एग्जाम्स हैं, लैब्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, और इवन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए तो अपनी खुद की सेल्फ स्टडी होती है। उस सब में आपने ये सब करा, दैट इज रियली इंस्पायरिंग, और आज सच्ची में होराइजन बहुत अच्छी सोसाइटी है, उसको कोई भी डाउट नहीं कर सकता है इस बात को। In addition to it, apart from core team, I would also like to give due credit and shout out to the Horizon family, that consists of not just the executives and the department and the core, but also all the student members, volunteers, and in fact हर वो स्टूडेंट हमारे कॉलेज का जो कि एक डिबेट या स्पीकिंग एंथुजियास्ट है और जिसने इस पूरी जर्नी में सोसाइटी का सपोर्ट किया है। जैसे अभी रिसेंटली वी ऑर्गेनाइज्ड एन एनजीओ ड्राइव एंड अंडर द टाइटल ऑफ आर गिविंग होप कैंपेन, और उसमें हमने वी हैड अ फंड रेजर। Many students of our college actually volunteered in large numbers and they donated, food and clothing and even money, and the drive was very very successful, and we even posted that on Instagram, our Instagram handle as well। और वाकई में हम वहाँ पर गए थे और इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने वहाँ पर रॉबिन हुड आर्मी के साथ में कोलैब किया था, और जो स्लम एरियाज के जो बच्चे थे नियर दिल्ली कैंट, उनको हमने वहाँ पर एक एजुकेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज करवाई। हम उनके साथ बैठे, उनसे हमने कार्ड्स बनवाए, उन बच्चों के नाम लिखवाए उन कार्ड्स पर जिनको मतलब जो इतने छोटे थे कि नाम नहीं लिख सकते थे, उनके हाथ पकड़ के हमने स्केच पेन से पूरे उनके नाम लिखवाए। फिर बच्चे वहाँ पे भाग रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के हम लेकर के आ रहे हैं, बिठा रहे हैं उनको, जो उनके फूड पैकेट्स थे वो उनको डिलीवर कर रहे हैं। उसके बाद उनको मॉरल वैल्यूज़ से रिलेटेड हम कुछ स्टोरीज सुना रहे थे वहाँ पर। तो इस तरह से एक इंटरेक्शन जब होता है तो मतलब अ, उसको मतलब एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है कि इतना अच्छा वहाँ पे यस, हमारा पूरा स्टे रहा। हालांकि वो बस 3-4 घंटे का था और बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर जो मतलब वॉलंटियर्स में जो उनके सबसे सीनियर मोस्ट सर थे, जिनसे हमारी बात भी हुई, उन्होंने कहा कि संडे आप अपना निकाल करके आए। आप मतलब उन्होंने लिटरली ये बोला कि आप चाहते तो कहीं मॉल वॉल में घूम सकते थे, मूवीज देख सकते थे, लेकिन आपने अपना संडे निकाल करके आप यहाँ एनजीओ के काम में आ रहे हो। और फिर उन्होंने ये बोला कि जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है ना जब आप कोई एक अच्छा काम करते हो, वो मतलब फिर इट्स टोटली अनपैरेलल्ड। तो वो चीज़ जो यस, थी ना, इट रियली सैंक इनटू मी। या दैट इज ट्रू। ऐसे डीड्स करना सच्ची में, इवन जिन लोगों को ये मौका मिलता है, आई थिंक वो लोग बहुत लकी हम्म। होते हैं। आई एम रियली एनवियस ऑफ द पीपल हु गॉट टू गो। मेरा खुद का इतना मन था उस ड्राइव में जाने का, या। और सीरियसली ये काम, ऐसा काम आई थिंक जल्दी से कोई और सोसाइटीज करती भी नहीं है। ये मेनली होराइजन ने करा, पहली बार इतनी बड़े स्केल पे ऐसा फंड रेजर, ऐसी ड्राइव हुई है और लोग गए हैं, स्पेशली ऐसे स्लम एरियाज में जाकर उन्होंने टाइम स्पेंड करा है। आई थिंक ये ऐसे किसी सोसाइटी ने पहले करा नहीं है। देयर हैव बीन सम ड्राइव्स स्मॉल, बट इस स्केल पे हमारे कॉलेज में ये पहली बार हुई थी, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आई थिंक इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि होराइजन में इतने अच्छे लोग हैं जिन्होंने इसको पॉसिबल करा। दैट इज रियली ट्रू। ओके, हम्म। सो इसके बाद द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क इज कि आपने कहा कि पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अगर एक स्टूडेंट है
हु इज पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, आप उसको क्या एडवाइस दोगे जिससे वो अपनी डिजायरेबल पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्वायर कर सकता है, स्पेशली इफ दैट पर्सन स्ट्रगल्स विद लाइक रीचिंग आउट टू अदर पीपल और हैज अ बिट ऑफ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस? Well, the first thing would be that the moment you get enrolled in college, इमीडिएटली गो फॉर सोसाइटीज। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फर्स्ट ईयर जो है जिसमें आपके पास मैक्सिमम टाइम होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए, और थोड़ा सा आप खुद भी एक हेसिटेशन भी होती है, और साथ ही साथ एक देयर इज अ फायर एज वेल इनसाइड यू कि मतलब कुछ करना भी है, लेकिन थोड़ा सा हेसिटेट भी करते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा करने से मेरी इमेज थोड़ी खराब हो जाएगी, दूसरों पे क्या इम्पैक्ट बनेगा। क्योंकि वो फर्स्ट ईयर जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास अपने लिए। तो उसके लिए सोसाइटीज ज्वाइन करनी चाहिए। सेकेंड रीजन वुड बी कि आप जब सोसाइटीज में एनरोल होते हो, तब आप अपने डिपार्टमेंट से, अपनी क्लास के बाहर के जो बच्चे होते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हो, अपने सीनियर्स से आप मिलते हो, अपने ही डिपार्टमेंट्स के, आप दूसरे डिपार्टमेंट्स के, उनसे आपको कई सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं कि किस तरह से आपको अपना प्लान रखना चाहिए, कैसे कैसे आपको आगे जाना है कॉलेज लाइफ में, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और किस किस तरह से आप मतलब बिकॉज इट्स ए टेक्निकल कॉलेज, तो अपस्किलिंग करना, नए नए सर्टिफिकेशंस वगैरह उन सब के लिए, ये सब चीज़ें आपको जानने के लिए मिलती हैं। तो आइडियली फर्स्ट ईयर में अगर आप एक सोसाइटी में एनरोल होते हो और उसमें जैसे आपने काम करा, 3-4 महीने में ही आपको पता लग जाता है कि सोसाइटी जो है ये स्मूथली रन कर रही है या इसमें कुछ इश्यूज हैं। तो अकॉर्डिंगली आप स्विच भी कर सकते हो। तो जो भी सोसाइटी आप ढूंढते हो जो आपको अच्छी लगे, उसमें आप फिर टाइम स्पेंड करें, डेडिकेटेडली उसको थोड़ा टाइम दें। उसमें इवेंट्स, क्योंकि स्टार्ट हम सब एग्जीक्यूटिव से ही और वॉलंटियर से ही करते हैं, तो जो एग्जीक्यूटिव और वॉलंटियर वर्क है उसमें हम एनरोल करें, उसमें पार्टिसिपेट करें। मेरे को अभी भी याद है, मैं पहली बार जब वॉलंटियर था एक सोसाइटी में, तो हमारा काम इवेंट मैनेजमेंट का था। चेयर्स वगैरह लगानी होती थी, हमको मैनेज करना होता था सब कुछ इवेंट का। वहाँ वहीं से मतलब स्टार्ट होता है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे होते हैं वही ये काम भी करते हैं, उन्हीं से करवाया भी जाता है। फिर धीरे धीरे एज यू स्टार्ट गेनिंग एक्सपीरियंस की इवेंट्स किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ, कहाँ पर माइक रखना है, कहाँ पर टेबल रखनी है, परमिशंस वगैरह जो होती है इवेंट की उनको किस तरह से लेना है सोसाइटी के। अगर आप स्पॉन्सरशिप में हो तो धीरे धीरे आप सीखते हो कि किस तरह से हमको रीच आउट करना है, किस तरह से कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करना है, जो डीलिंग्स होती हैं उनको किस तरह से रखना है। साथ ही साथ स्पॉन्सरशिप के जो इश्यूज हैं उनके केसेस में किस तरह से अलर्ट भी रहना है कि ऐसा ना हो कि जो सामने वाला आपको चीट कर जाए। ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे यस। सीखते हो, और फिर कंटेंट राइटअप्स रखना और मेंटेन करते करते फिर धीरे धीरे आप सेकेंड ईयर में चले जाते हो। सेकेंड ईयर में फिर आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, क्योंकि यू आर ट्रस्टेड विद ट्रेनिंग दी न्यू जूनियर्स, द न्यू फ्रेशर्स जो अब आ रहे हैं। और फिर धीरे धीरे अपने डिपार्टमेंट के हेड पोजीशंस के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो, और उसमें फिर आप काम करते हो। फिर थर्ड ईयर में आइडियली इन माय ओपिनियन आपको कोर पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि थर्ड ईयर जो है फिर वो आप उसमें पूरी तरह से सोसाइटी में डेडिकेट करो, और जो भी आपका फाइनल चीज़ें हैं जो आप प्लान में रखते हो एग्जीक्यूट करने की, अलग अलग आइडियाज़ और विजन्स जो आपके पास आए हैं इन 2 सालों में, 3 सालों में, उनको फिर आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। और फोर्थ ईयर तक आते आते थोड़ा सा आपके पास टाइम रहना जो है बहुत कम हो जाता है, और क्योंकि आपकी इंटर्नशिप्स होती हैं, प्लेसमेंट प्रिपरेशन होती है, तो उसमें जनरली बच्चे कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो इसलिए आइडियली इन माय ओपिनियन 3 इयर्स तक आप जब मतलब अपने थर्ड ईयर के एंड होने तक सोसाइटीज़ में एनरोल करो। अ, आपकी मर्जी है, अगर आप और आगे परस्यू करना चाहते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। और कई बच्चे तो मतलब कॉलेज, फुल कॉलेज टाइम तक वो जाते हैं। इनफैक्ट फोर्थ ईयर में क्या होता है, कई सारे जो सीनियर्स होते हैं वो कोर पोजीशन से ऑप्ट आउट करके स्टूडेंट मेंटोर्स बन जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो कोर में नहीं होते, डिसीजंस नहीं लेते, लेकिन वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। वो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा ऑप्शन भी रहता है। तो ये एक बेसिक फ्लो यस। रहता है आपकी सोसाइटी का। ओके, दैट इज अ नाइस फ्लो। तो जैसे
आपने बताया पूरा कि कैसे चलता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप एक कोर पोजीशन में कैसे जा सकते हो। तो इसमें आपने कभी कुछ चैलेंजेस फेस करे हैं किसी भी सोसाइटी में, लाइक जैसे थोड़ा सा होता है ना, मिसकम्युनिकेशन होता है कभी कभी, या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे डील करना पड़ता है, या लोगों का जनरल जो थोड़ा सा होता है हेसिटेशन और नर्वसनेस कि जाके सीनियर से बात करना या स्पॉन्सरशिप में जाके इवन लोगों से बात करना, तो ऐसे कुछ चैलेंजेस आपने फेस करे हो? एक्चुअली मैं फर्स्ट जिस सोसाइटी में एनरोल था, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि फर्स्ट सेमेस्टर का जब रिजल्ट आ गया था, तो उसके बाद उन्होंने ना इंटरव्यू निकाले। तो मैं गया वहाँ पे इंटरव्यू देने कॉलेज, और उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा काम होगा आपका, और मेरे को उन्होंने वहीं पर एक रोल ऑफर भी कर दिया, और मैं बड़ा खुश होकर घर वापस आ गया। अब जब मैं घर आया, उसके 2-3 हफ्ते के बाद मैंने उनको फिर से कांटेक्ट करा कि अभी तक कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ, ना मुझे किसी ग्रुप में ऐड किया गया, तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैं जब कॉलेज स्टार्ट हुआ और कॉलेज पहुंचा, तो मुझे पता लगा वो सोसाइटी बंद हो गई। और मैं इतना हैरान हुआ, मैंने कहा मतलब ये हुआ क्या मेरे साथ में? मैं अभी इंटरव्यू दे के आया, मैं सिलेक्ट हुआ, और कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। तो ऐसी एक स्टोरी थी। एक दूसरा इंसिडेंट भी मैं शेयर करूंगा। एक और सोसाइटी में जब मैं था, तो उनके यहाँ ना क्या था कि उनका विजन अच्छा था। उनका जो प्रोसीडिंग्स थी, उनके इवेंट जो थे, काफ़ी अच्छे आइडियाज़ लेकर के वो आते थे, लेकिन वो अच्छे एग्जीक्यूशनर्स नहीं थे। मतलब वो ना दो चीज़ें थी, एक तो वो खुद इनिशिएटिव्स नहीं लेते थे जो कोर थे, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी चीज़। वो बड़े ही मतलब अनइंटरेस्टेड रहते थे कि अच्छा हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा ये था कि उनमें जो मैनेजरियल स्किल्स होती हैं वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं लैक कर रही थी, और उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मतलब मैंने अपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में देखी। फिर जब मैं फाइनली होराइजन में वाइस प्रेसिडेंट बना, और मेरे साथ में बाकी भी जो मेरे कोर के मेंबर्स थे, हम सब वी हैव गॉन थ्रू ऑल दी सिचुएशंस, तो हम सबको पता है कि यू नो ईच मेंबर ब्रिंग्स हिज ओन शेयर ऑफ एक्सपीरियंस, और वो आपके जो भी आइडियाज़ होते हैं, तो ये सब चीज़ें हमको पता थी। तो ये सब हमने मतलब ट्राई करा कि ऐसी सिचुएशंस हमारी सोसाइटी में जितना हो सके उनको हम अवॉइड करें। तो उसके लिए हमने ये इंश्योर करा कि हर 2 हफ्ते में एक मीट होती सोसाइटी की, जिसमें सारे एग्जीक्यूटिव्स रहें। बार बार इस आइडिया को एम्फेसाइज करना कि ये सिर्फ सोसाइटी नहीं है, हमारे लिए एक फैमिली है। हमको एज फैमिली रहना है यहाँ पर, अच्छे से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करके रखना है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कांटेक्ट करें, और मैसेजेस के प्रॉम्प्ट रिप्लाई जाने चाहिए, प्रॉपर रिव्यूज़ होने चाहिए, जो पब्लिसिटी के काम होते हैं, पोस्ट डिज़ाइनिंग के काम होते हैं। हर इम्पोर्टेंट डे पर, फेस्टिवल्स पर हम अपनी जो स्टोरीज़ हैं उनको अपडेट करते रहें। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे कि आप ये बेसिकली एक इमेज जाती है जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, साथ ही साथ जो नॉन मेंबर्स हैं उनको भी, कि ये सोसाइटी जो है ना, ये एक्टिव सोसाइटी है, ये काम भी करती है। और मतलब ऐसा नहीं होता कि ये 2 महीने तक चुप रहते हैं और फिर एकदम से 1 हफ्ता एक इवेंट्स के टाइम पर या फेस्ट के टाइम पर एकदम से एक्टिव हो जाते हैं कि ये कराना है वो कराना है। तो एक ये कॉन्टिन्यूटी और कंसिस्टेंसी जिसको हम कहते हैं, मेंटेनिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप एक सोसाइटी में काम कर रहे होते हैं कोर पोजीशन में, क्योंकि आपको सबको यूनाइट भी करके रखना है, और साथ ही साथ थोड़ा सा एट टाइम्स स्ट्रिक्ट रहना है, एट टाइम्स पोलाइट रहना है, कन्विंस करना है बच्चों को काम करने के लिए। ये सब चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। यार दैट इज ट्रू। ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत फेस करनी पड़ती है हमको कॉलेज में कि सोसाइटी बंद हो जाती है, और लाइक आई थिंक दैट इज द नॉर्मल occurrence। बहुत बार होता है कि हर साल एटलीस्ट एक सोसाइटी बंद हो ही जाती है कि हम्म। कुछ ना कुछ हो जाता है, ऑल्दो उसकी जगह पे कुछ न्यू सोसाइटीज आती हैं, बट एक सोसाइटी को प्रॉपरली चलाना वो भी काफी वक्त तक के लिए, उसके लिए जो भी चीज़ आपने बोली, मीटिंग्स एंड एवरीथिंग, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें ही मुझे एक चीज़ और पूछनी है। आप जैसे कहते हो कि स्पीकिंग स्किल्स अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तो अकॉर्डिंग टू यू स्पीकिंग स्किल्स की कितनी इम्पोर्टेंस है एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में,
और वो उसको अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम जितना देखें आपके स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। तो व्हाट विल यू रिकमेंड फॉर देम? वेल मान्या, अगर स्पीकिंग स्किल्स की जैसे बात आती है और मैं इस तरह से बात करूँ इस पूरी पॉडकास्ट में, तो मेरे ख्याल से अगर हम इसको पोस्ट करेंगे यूट्यूब पे तो 5-6 से ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं मिलेंगे। और अगर मैं एट द सेम टाइम इस तरह से एक्टिवली कॉन्फिडेंस के साथ में एकदम कैमरा में फेस करके आपसे कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ और जो भी आप पूछ रहे हो उसको एकदम प्रॉम्प्ट रिप्लाई जा रहा है और अटेंटिव भी हैं, तो एक उससे ना सबसे पहले तो एक इमेज सेटअप होती है आपकी। दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि एक फ्रेज़ है इंग्लिश में कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर वी हैव टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। हमको अपने आप को यस, एक्सप्रेस ट्रू। करना ही पड़ेगा। अब चाहे हम उसको बोलने से करें या उसको हम रिटर्न से करें। तो और ये भी देखा गया है कि जनरली जितना भी फेमस जो हम क्वोशंट होता है लोगों का, जिस बेसिस पर हम कहते हैं कि ये फेमस क्यों है या इसको आप क्यों जानते हो, वो जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं, जितने भी बड़े लीडर्स इन सेंस नॉट एग्जैक्टली पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर्स, टेक्निकल लीडर्स या इवन हमारे यस। कॉलेज में हमारे सीनियर्स जिनको हम पसंद करते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमारे आइकन्स होते हैं, दे आर ऑल वेरी गुड कॉन्वर्सेशनिस्ट, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं वो। स्पीकिंग स्किल्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपको इंटरैक्ट जिस तरह से करना है, क्लाइंट हैंडलिंग करनी होती है, अपनी टीम हैंडलिंग करनी होती है, अपने सुपीरियर से कांटेक्ट करना होता है, उसमें आप जिस तरह से बोल रहे हैं, आपकी जो स्पीकिंग है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि वही डिटरमाइन करेगी कि आपका परसेप्शन किस तरह का बन रहा है टू द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अगर मैं पूरी तरह से डल होकर के बात कर रहा हूँ, एकदम मेरी आवाज़ नीचे हो रखी है, मैं आई कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा प्रॉपर, कोई बंदा यहाँ सामने खड़ा है और मैं ऐसे देख के बात कर रहा हूँ कि या आई विल बी गिविंग द रिपोर्ट टू यू, दिस एंड दैट, तो सबसे पहले तो ये परसेप्शन जाता है कि ये बहुत ही क्या बोले, कॉन्फिडेंट नहीं है एक तो बिल्कुल भी। दूसरा एक ये भी इंप्रेशन जाता है कि इसको इजीली सप्रेस किया जा सकता है, कि ये तो हमारे अंडर आ जाएगा, इसको हम इजीली डोमिनेट कर सकते हैं। और ये परसेप्शन जो है ये बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि अगर एक बार ये सेट हो गया, फिर आप ऐसे एग्जाम्पल बन जाओगे कि हर कोई जो है आपसे एक काम करवा रहा है जबरदस्ती, थोड़ी सी ऊंची आवाज करके बोल देगा तो आप सबडी हो जाओगे एकदम से कि अरे क्या हुआ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उसके आगे। तो ये कुछ चीजें यस। होती है जो कि बहुत मैटर करती है लाइफ में, आगे की तरफ से अगर मैं सोचूं इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के तौर पर। या दैट इज ट्रू। अगर लोगों को लगता है कि आप पुश ओवर हो और आपको कुछ भी करवा सकते हैं, सो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। एंड एज यू सेड कि जो लोग ज़्यादा फेमस होते हैं, जिनको दूसरे लोग जानते हैं, फॉलो करते हैं, या जिनका जनरल ओपिनियन जो होता है दूसरे लोगों के मन में वो पॉजिटिव होता है, उन लोगों की स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, एंड दे हैव कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स, जो उनके बात करने के तरीके से पता चलता है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस फर्स्ट हैंड कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, ज़्यादा लोग उन्हीं से बात करते हैं। एंड बाकी लोग जो, जिनके अंदर स्किल्स तो होते हैं, बट अगर उनको अपने आप को ही प्रेजेंट करना नहीं आता, अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, क्योंकि उन्हें लाइक इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि वी लिव इन अ सोसाइटी एंड हम लोग क्योंकि सोशल क्रीचर्स हैं, तो हम अवॉइड नहीं कर सकते दूसरे लोगों को, नो मैटर व्हाट वी ट्राई। तो हमें वो चाहिए होता है। इवन आप ये देख लो कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंपलसरी हैं, तो भले ही कोई इंसान कितना भी सोचे कि हाँ मुझे अवॉइड करना है लोगों को और समथिंग, या आई डोंट वांट टू टॉक टू देम, तो ऐसा तो है नहीं, बात तो आपको करनी ही पड़ेगी कुछ ना कुछ करके। तो उसमें जो ये स्किल्स होते हैं ये बहुत मैटर करते हैं, ये आपकी लाइफ इजी बना देते हैं, क्योंकि इसी से आपको लाइक लोग पहचानते हैं, आपके दोस्त भी इसी से बनते हैं, और ये आपको हर एस्पेक्ट में हेल्प करता है, भले ही वो आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी हो, पर्सनल लाइफ हो। तो इसमें आप क्या रिकमेंड करोगे किसी को कि अगर उसको थोड़ा इम्प्रूव करना हो और उसको प्रॉब्लम्स हो रही हो तो?
वेल, पब्लिक स्पीकिंग की इम्प्रूव करने की कुछ टिप्स होती हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी होता है कि प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने से मेरा मतलब है, आप सेल्फ प्रिपेयर करो। दिन में 5 मिनट निकालो, 10 मिनट निकालो, कोई एक टॉपिक लो अपने आप से, और उस पे पहले कुछ लिखो। फिर उसको लिखा जब आपने, तो फिर उसको पढ़ो जोर जोर से, अपनी आवाज को ही रिकॉर्ड करो, और उसको फिर बार बार सुनते रहो। और ये एनालाइज करो कि कहाँ कहाँ पर मुझे बोलना था, कहाँ कहाँ पर मुझे थोड़ा सा हाईलाइट करनी थी अपनी चीज़ों को, कहाँ कहाँ पर मुझे एम्फोसिस देना था। इन सब चीज़ों को अगर हम करते हैं इनकॉर्पोरेट, तो धीरे धीरे चेंज होता है। दूसरा ये है कि अगर हम मिरर में देख करके बोलते हैं, तो उससे हम अपने एक्सप्रेशंस देख सकते हैं। मेरा आई कांटेक्ट कैसा है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मेरी हैंड मूवमेंट्स कैसी हैं, मेरे जेस्चर्स किस तरह के हैं, ये चीज़ें होती हैं। और इस पे बेसिकली इनफैक्ट हमने एक सेशन भी होस्ट किया था, पब्लिक स्पीकिंग 101 करके। उसमें भी हमने इस बारे में काफ़ी बात करी थी। तो अपने हैंड को स्टेडी रखना। जैसे इस तरह मैं आपके आगे बैठा हूँ, तो मैं ऐसे नहीं कि कभी मैं ऐसे हिल रहा हूँ, कभी मैं ऐसे हो रहा हूँ, कभी ऐसे हो रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, नहीं। मैं कैमरे के आगे बैठा हूँ, मैं एक मीट में हूँ, मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ, स्टिल बैठा रहूंगा। अपने हाथ को या तो ऐसे करके आप नीचे रख दीजिए, या ऐसे कर सकते हैं मैक्सिमम। और बहुत ज़्यादा भी ऐसे ऐसे अपनी हैंड मूवमेंट्स भी नहीं करनी है आपको, क्योंकि इस समय आप स्पीच नहीं दे रहे हो, आप एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हो। तो वो भी डिपेंड करता है। मिरर की मैंने बात कर दी, आपको रिकॉर्डिंग सुनने की बात करी। तीसरा होता है हाईलाइट करना और वॉइस मॉड्यूलेट करना। इसमें क्या होता है कि मैं एक सेंटेंस बोलूं, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू इंट्रोड्यूस द वन एंड ओनली डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ बीवीसीओई होराइजन। और अब मैं इसमें कुछ कीवर्ड्स आपको अंडरलाइन करके दिखाऊंगा, जैसे वन एंड ओनली, इमेंस प्लेजर, डिबेटिंग सोसाइटी। और अब मैं बोलूंगा, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू इंट्रोड्यूस द वन एंड ओनली, यस यू हर्ड इट राइट, द वन एंड ओनली डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ बीवीसीओई होराइजन बीवीपी। तो इसमें मैंने जो जो मेन वर्ड्स थे, जो कीवर्ड्स थे, उन पे मैंने स्ट्रेस दिया है, ताकि मैं अट्रैक्ट करूं अटेंशन ऑडियंस की, कि मैं बेसिकली कन्वे क्या करना चाहता हूं। मुझे इमेंस प्लेजर हो रहा है किसमें, इंट्रोड्यूस करने में। क्या इंट्रोड्यूस करने में? वन एंड ओनली, क्या? डिबेटिंग सोसाइटी। क्या नाम है? हॉराइजन बीवीपी। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको कि हम प्रैक्टिस के थ्रू इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और होराइजन में हम यही ट्रेन भी करते हैं अपने जो स्पीकर्स होते हैं, या जो एस्पायरिंग डिप्लोमैट्स और डिबेटर्स आप कह सकते हो। तो जो भी आते हैं, तो हम उनको यही बताते हैं कि ये सब चीज़ें जो है, इन पे आप वर्कआउट कीजिए। इनफैक्ट हम बच्चों को कहते भी हैं कि अपनी जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं, वो आप बनाओ टॉपिक्स पर, और उनको वीकली बेसिस पर हम अपने इंस्टा हैंडल पर पोस्ट भी करते हैं और अपलोड भी करते हैं। और उसमें अब धीरे धीरे मैं भी देखने लग गया हूँ कि कई बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। वो अच्छी स्पीकिंग मतलब वो कर पा रहे हैं, जो कि एक टाइम पर नर्वस रहते थे, कॉन्फिडेंट नहीं होता था। दूसरी चीज होती है कि स्पीकिंग स्किल्स आपकी तभी अच्छी होगी, या आप तभी अच्छा बोल पाओगे, जब आपको पता होगा कि आप बोलने क्या वाले हो। तो उसमें आपका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिसर्च अच्छी सी करनी चाहिए, जिस भी टॉपिक पर आपको बोलना है, या जो भी चीज़ आपको एक्सप्रेस करनी है। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो उस पे चाहे कितना भी अच्छा डिस्कशन क्यों ना हो रहा हो, और मैं कितना ही अच्छा स्पीकर क्यों ना हूँ, मैं उसमें कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। अगर मुझे पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, तो मैं उसमें काफी फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन कर पाऊंगा। तो ये दो चीजें होती हैं साइमल्टेनियसली, देखो हैंड इन हैंड। फर्स्ट इज प्रैक्टिसिंग, सेकंड इज टू हैव डीप थॉरो नॉलेज, दैट इंक्लूड्स रिसर्चिंग ऑन टॉपिक्स। तो इसके लिए आप अपना नॉलेज बेस डेवलप करके रखें, कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहें करंट अफेयर से, रिसेंट वर्ल्ड हैपनिंग से। जिस भी टॉपिक पर आप बोल रहे हो उसके बारे में नॉलेज रखना। तो ये दीज आर सम थ्री फोर थिंग्स दैट यू कैन इनकॉर्पोरेट इन ऑर्डर टू improve your speaking skills. Okay, these tips are really amazing. I can see how amazing a speaker you are. And of course, ऐसे tips जैसे हम online भी देखते हैं कि आप modulation करो, आपकी tonality और आपकी body language बहुत matter करती है. तो yeah, I think it's a long road.
इजी नहीं होता अपनी पब्लिक स्पीकिंग को अच्छा करना, या खास तौर पर अपने फियर्स को ओवरकम करना अगर किसी को लो सेल्फ एस्टीम या नर्वसनेस प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हाँ, आप जैसे इन योर सोसाइटी यू सेड कि पीपल इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आई थिंक कि अगर ऐसा प्लेस सब जगह हो जहाँ पे लोग प्रैक्टिस कर सके लाइक होराइजन सोसाइटी, आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट। और हमारी ऑडियंस में जिसको जो जो भारतीय विद्यापीठ के पार्ट हैं, आई वुड अर्ज देम टू वर्क ऑन देयर पब्लिक स्पीकिंग स्किल। एंड अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो होराइजन हमेशा आपके पास है, you can always reach out to us to improve your public speaking or to solve any problems you are having. Okay, with that, I would like to ask another important question regarding college life: time management. Like, especially an engineering student, they have many things to do. They have their extracurricular activities, they have their studies, they get labs and all the projects, assignments, and then they have their self study. And it's not like very little or anything. You have to learn DSA and all those things. So, what are your tips for time management? well, in terms of time management, I think you're consulting the wrong person. इनफैक्ट ये तो मुझे आपसे ही पूछना चाहिए, जो टॉपर लोग हैं वही बताएं इस बारे में कि किस तरह से टाइम वगैरह आप मैनेज करते हैं अपना। पर 2-3 चीज़ें होती हैं कॉलेज में आती जो आपको ध्यान में रखनी है, और ये एज़ एन एडवाइस मैं सभी जो फर्स्ट ईयर में इस समय है, सेकंड ईयर में है, और साथ ही साथ आगे जब जो भी वीडियो देखेगा कॉलेज में आते हुए, उनके लिए भी, कि कॉलेज में आते ही एकदम से ना उसमें पूरी तरह से घुल-मिल मत जाना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरी तरह से उसी में इमर्स हो चुके हो, कॉलेज लाइफ और आप अपनी स्टडीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो। कॉलेज का फर्स्ट ईयर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो, नई-नई चीज़ें। एक तरह से आपके लिए एक स्टेपिंग स्टोन भी होता है, क्योंकि आप एक स्कूल वर्ल्ड जो आपका था, उससे स्टेप करके आप एक नए वर्ल्ड में आ रहे हो कॉलेज लाइफ में। यहाँ पर और कई बच्चे जो हैं वो आउटसाइड दिल्ली से भी आते हैं यहाँ पर, पीजीज़ में रहते हैं, पहली बार अपनी फैमिलीज़ से दूर होते हैं, और हॉस्टल्स एरिया में रहते हैं, मेस में खाना खाते हैं। तो एक तरह से एक नया एक्सपीरियंस होता है कईयों के लिए। लेकिन साथ-साथ इसमें हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि जो चीज़ें हमने अब थर्ड ईयर में आकर के सीखी हैं और समझ में आता है, और हमेशा ये लगता है कि काश ये हमको फर्स्ट या सेकंड ईयर में मालूम होता, तो हम उस टाइम पे थोड़ा-सा एक्ट करते कि अच्छे से आप एन्जॉय भी करो, क्लासेस फर्स्ट और सेकंड ईयर में अटेंड करो, ट्राई टू अटेंड एज़ मेनी क्लासेस, try to attend all your labs because they're important, they carry marks for their attendance, as well as labs में ना you will be learning something new। आप simulations करोगे, आप कोड एग्जीक्यूट करोगे, और फर्स्ट ईयर्स स्टूडेंट्स जो हैं, जो इस समय काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं अपने सेकेंड सेमेस्टर में, क्योंकि वर्कशॉप वाली लैब होती है उनकी, जिसमें कि बोलते हैं कि Yes. हमसे मजदूरी करवा रहे हैं, मेटल काट रहे हैं, हम डब्बे बना रहे हैं एल्यूमिनियम के। अभी बहुत बुरा लगता है वो, और बहुत इरिटेटिंग लगता है। लेकिन जब जैसे ना सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में आप आते हो, और फिर आप जैसे कोई फोटो वोटो देखते हो 2 साल पहले की, कि अच्छा इस दिन मैं सैंड कास्टिंग कर रहा था वहां पर, या उस दिन मैं, Yes. हमारी वीडियो है, हम आरी से उसको, जो हैक्सॉ है उससे हम मेटल पीस कट कर रहे थे। वो लगता है कि वो वाला टाइम ही ज्यादा अच्छा था, क्योंकि फिर थर्ड ईयर में आकर के आप इंटर्नशिप्स की चिंता करते हो, आप प्लेसमेंट्स के बारे में टेंस्ड होने लग जाते हो। स्किल बिल्डिंग एक बहुत नई चीज उठ करके आ जाती है एकदम से, कि अरे स्किल्स तो कुछ बिल्डअप ही नहीं करी हमने, कि हमको प्लेसमेंट मिलेगी किस चीज पे, और परस्यू क्या करना है, कौन सा डोमेन। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि फर्स्ट ईयर में जैसे आप आते हो, और सेकेंड ईयर में भी, तो टाइम रहता है आपके पास, पढ़ाई करो, एंजॉय भी करो। मैं पर्सनली काफ़ी कॉलेज में स्पोर्ट्स वगैरह में रहता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं बहुत ज़्यादा, फर्स्ट ईयर से ही हम खेलते आ रहे हैं, और उसी में हमारा काफ़ी सारा टाइम जाता था कॉलेज के बाद का। तो मैं ये कहूँगा कि उस सब में भी आप इंडल्ज करो, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन साथ-साथ 1-2 अपस्किलिंग सर्टिफिकेशंस जो होती हैं, सर्टिफिकेशन ना भी मैं कहूँ तो कोर्सेज़ वगैरह जो होते हैं यूट्यूब पे, 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के, अलग-अलग टॉपिक्स पर जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हैं, उनमें आप एनरोल करना स्टार्ट करो। और
उनमें चीज़ें सीखो, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करो। पहले 2 सेमेस्टर्स के लिए तो यही काफ़ी है। सेकंड ईयर तक आते हुए कुछ सर्टिफिकेशंस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि थर्ड ईयर में आकर के शायद उतना टाइम आपको ना मिले। सेकंड ईयर में आकर के आपके पास टाइम रहता है। तो आपका थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर कुछ वेबसाइट्स हैं, सिंपली लर्न करके, कोर्सेरा करके, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती हैं। सिंपली लर्न तो फ्री में प्रोवाइड करता है। सिंपली लर्न का क्या सिस्टम है कि पहली 3 सर्टिफिकेशंस जो हैं वो आपकी फ्री होती हैं। उसके बाद आपको क्या होता है, अपने किन्हीं 2 फ्रेंड्स को अपना रेफरल देके रजिस्टर करवा के कोर्स में एनरोल करवाना है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आपको सिंपली लर्न की लाइफ टाइम एक्सेस होती है फ्री में, उनके कोर्सेज की सर्टिफिकेशन की। तो उनके सर्टिफिकेशन आपको मिलते हैं, और वो छोटे-छोटे होते हैं। दीज़ आर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज, 3 आवर, 4 आवर, 6 आवर, ये सब करो। दूसरा कोर्सेरा होता है। कोर्सेरा में आप लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ और एमएनसीज़ के जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं उनमें एनरोल कर सकते हो। उसमें जैसे कोई सर्टिफिकेशन कोर्स 2500 रुपीज़ की है, उसको आप फाइनेंशियल एड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप स्टूडेंट हो। उसमें आपको कुछ एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, डिटेल्स वगैरह एंटर करके, और आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। 15 दिन के लिए वो रिव्यू पे जाता है। उसके बाद वो देखते हैं, आपको 90% तक डिस्काउंट अवेलेबल हो जाता है। तो एक वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। ये सब चीज़ें, और इनके साथ साथ नेचुरली आप अपनी स्टडीज़ वगैरह को भी हैंडल करोगे। और इनका मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरा टाइम मतलब यही सर्टिफिकेशन वगैरह करने में लग जाओगे। उनको भी एक-एक करके, ऐसे महीने में 1 सर्टिफिकेशन छोटी सी आपने कर ली है, 2 महीने में 1 कर ली। ऐसे करते-करते धीरे-धीरे उनको बिल्डअप करने लग जाओ, और उन सबको ना सेव करने लग जाओ कि आपकी अचीवमेंट्स क्या-क्या रही हैं। डॉक्यूमेंट करने लग जाओ उनको, ताकि एंड में जब आप अपना सीवी या रिज्यूमे प्रिपेयर करोगे, तो आपको ज़्यादा ढूँढना ना पड़े कि मैंने क्या-क्या करा था, कि बाद में फिर ध्यान आएगा अच्छा ये भी था, इसको भी इंक्लूड करना है। सेकंड ईयर पे इसमें ही आपका टाइम जाना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बाकी आप एन्जॉय भी करो अच्छे से। थर्ड ईयर में आने के बाद फिर आपकी समर ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स वगैरह शुरू हो जाती हैं, अगर आपको करनी होती हैं। जनरली बच्चे ऑप्ट करते हैं समर ट्रेनिंग के लिए कॉलेज से जो होती है। और उसके बाद फिर आप चाहो तो एक प्लेटफॉर्म और है, फोरेज करके। वो आपको प्रोवाइड करता है जो लाइव वर्चुअल इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस होते हैं। उसमें क्या होता है, आप साइमुलेशंस करते हो। जैसे प्रॉपर एमएनसी में किस तरह का काम करवाया जाता है एक डोमेन में, वो आप सीखते हो। लेकिन वो आप तभी कर सकते हो जब आपको उसका अच्छे से नॉलेज होगा, कोड का, उस फील्ड का, रिपोर्ट्स वगैरह बनाने का। तो इसलिए पहले कोर्सेज करके, सर्टिफिकेशंस करके उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो फिर आप फोरेज वगैरह देख सकते हो। उसके अलावा भी देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इंटर्नशिप छोटी छोटी होती ही रहती हैं, कंटेंट राइटिंग की होती है, कई सारी कंपनीज के कैंपस एम्बेसडर्स होते हैं। अगर आप थोड़ा टाइम आपके पास है, थोड़ा सा टाइम, तो आप वॉलंटियर वर्क के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। एनएसएस में आप वॉलंटियर कर सकते हो, एनजीओज के साथ आप कोलैब कर सकते हो, उनके कैंपस एम्बेसडर्स बन सकते हो। आपके उसमें रिज्यूमे में ये काफ़ी अच्छा दिखता है, काफ़ी मतलब एक ऐड ऑन पॉइंट होता है ये, कि आप मतलब वॉलंटियर वर्क में भी रहते हो, कम्युनिटी सर्विस में भी आप रहते हो। तो आपका एक ओवरऑल पर्सोना जो है वो काफ़ी अच्छा बनता है, कि ये ना सिर्फ एक अच्छा स्टूडेंट है, बल्कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी है। तो वो एक चीज़ थी। तो ये आपका रहता है पाथ। थर्ड ईयर तक का ही मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी थर्ड ईयर में हूँ। फोर्थ ईयर का बाद में मैं आपको अपडेट करता रहूंगा इसके बारे में। हाँ, इसका नेक्स्ट एपिसोड में किसी उसमें हम बिल्कुल। बात करेंगे। ओके, दैट्स वेरी ट्रू। आई थिंक ये जो रोड मैप अनुराग ने बताया, ये बहुत ज़्यादा अच्छा वेल लेड आउट रोड मैप है, क्योंकि कॉलेज लाइफ ऐसी लाइफ है जो आप बहुत बाद में जाके बहुत याद करोगे। और फर्स्ट ईयर तो लाइक मोस्ट मेमोरेबल होता है। और उसकी जो वर्कशॉप्स होती हैं, अभी तक मुझे याद है कि वर्कशॉप में हमें वेल्डिंग करने का मौका आई डोंट थिंक रियल लाइफ में कहीं मिलेगा जल्दी से, जो हमें हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज में उस 2 घंटे की वर्कशॉप में मिला। हम्म। सो आई थिंक कॉलेज एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अनुराग ने कहा कि आप काम करो, बट मज़े भी करो, एंजॉय करो अच्छे से जाके, सोसाइटीज में एनरोल भी करो। सोसाइटीज में एनरोल भी करो, और ये हमारी सोसाइटी पे ज़रूर हमारी एनरोल सोसाइटी में करो। जरूर आओ, होराइजन में।
सो थैंक यू अनुराग ऐसे रोड मैप के लिए और इतनी सारी इंसाइटफुल टिप्स के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सच्ची में ये सब बहुत हेल्पफुल है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग रहा। With this, I would like to end today's episode and हमारी सोसाइटी ऐसे ही बहुत सारे पॉडकास्ट लाएगी आगे जाके बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे which will be related to the field of engineering, politics, any field. It will be related to your future aspirations, like if you want to go for government exams or you even want to pursue some postgraduate course like MBA or GATE, MTech or any other course. We will be organizing podcasts related to those topics, inviting people who have already been where you want to be, and we will be asking them questions. So stay tuned for more. Thank you for joining us today, Anurag. Thank you so much, Manya, for this exciting opportunity, and thank you so much for being such a wonderful and amicable host.